This call is now being recorded. Good evening everyone. Welcome to class. Welcome to अवंती फेलोज. आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड लेक्चर है. हम लोग इसका पूरा का पूरा समरी एंड कितना इंपॉर्टेंस है इसका आपके नीट एग्जाम में एंड एवरीथिंग जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो फर्स्ट हमारे जो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट वाला पार्ट आएगा, बिकॉज ये चैप्टर वाज ऑल अबाउट किसके बारे में था? जस्ट 1 सेकेंड. हमारे चैप्टर का नाम क्या था? सबको याद है ना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और कहानी हम लोगों ने जो समझ ली थी वो ये कहानी समझ ली थी बच्चा जी कि फर्स्ट चैप्टर को अगर हम बेस बना के चलें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट? हाँ जी मैम, राइट. हमें पता है बहुत अच्छे से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. उसके बाद हमने इस चैप्टर को जो स्टार्ट किया कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी रिगार्डिंग कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सके, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई. ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्यों बच्चे? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. जो था हमारा जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली ना आज मैं दूसरी हमारे यहाँ लाइट नहीं है मैम, तो दूसरी जगह बैठ के क्लास ले रहे हैं तो फोन रखने में बड़ा दिक्कत होती है. चलो कोई नहीं. हाँ जी, तो हमने क्या किया, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बोलो बोलो. सबसे एक्सपेक्टेड वाला, बिल्कुल सही बोली लड़की, R.H. विटेकर जी ने ये हमारा क्लासिफिकेशन दिया था. कितने पार्ट्स में उन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? 5. सबसे पहली Monera protista, Monera, fungi, animalia, plante, animalia. फंजाई, देन हमारा माइक Advance. देन हमारा एनिमैली. बिल्कुल सही बोली एक और लड़की कि ये मैम सबसे प्रिमिटिव है और ये सबसे एडवांस. बिल्कुल सही. इसका मतलब है लास्ट लेक्चर पूरा का पूरा बुद्धि में हाँ ऐसा क्यों है तुम्हारे. ठीक है, चलो. अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर भी देते जाओ. R.H. विटेकर ने जो दिया था उससे पहले किसका आया था? मैम लेवोइसा का. इसका R.H. विटेकर से पहले किसने दिया था? मैम कार्लेस लेवोइसा. कार्लेस. ठीक है, और उससे पहले मैम एंटोनी. किसने? Aristotle. एरिस्टोटल. बेटा जी नाम लेके आदत डाल लो. मैंने कहा था ना आपको 1 महीने के अंदर 1000 नए वर्ड बायो के सीखने हैं. Yes, ma'am. चलो, रिवीजन हो गया. अब जैसे आपने अभी मुझे पूरी क्लास में हेल्प करा है फटाफट से ये सारे बताने में, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कैसे बताएंगे कि मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? मैम फटाफट से टिप पे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बता दिए. और हम बहुत ज्यादा तेज नहीं, स्पीड में नहीं भागेंगे. आज की क्लास का जो हमारा टारगेट घूमेगा दैट विल बी अराउंड मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. आपको पता है इन दोनों पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट 2 चैप्टर हमारे यही है. आ जाइए जी मोनेरा. फटाफट से कॉपी पेन में अपने पॉइंट्स बनाते रहना, लिखना किसी को नहीं है. मोनेरा क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल दी बैक्टीरिया. और वो भी किस टाइप के बैक्टीरिया? हैविंग अ प्रोकैरियोटिक सेल. पढ़ा था ना वो चार्ट, बिल्कुल दिमाग में याद है ना कि मोनेरा ही ऐसा था प्रोकैरियोटिक था. उसके अलावा सारे उनमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक था? नहीं, कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं था. तो ये हमारा कौन सा है? इसमें पहली बात तो मोनेरा में क्या आ गई कि सारे टाइप के बैक्टीरिया है. ठीक है मैम. दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे हमारी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, हैविंग अ प्रोकैरियोटिक सेल. चलो जी, दूसरा क्या है? द सेल डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस. क्या ये लाइन लिखने की जरूरत थी हमें? No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है? Nucleoid. क्या बात है वंदना की. वेरी 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 गुड. सब रटा पड़ा है वंदना को, है ना? ऐसे करके एक एनवलप होती है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें अंदर हमारा क्रोमोसोम ऐसे करके पैक्ड रहता है. राइट, यही पढ़ाया था मैंने.
यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो 2 लाइन हमारी हो गई बिल्कुल क्लियर। तीसरा कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने यहाँ पे बैक्टीरिया को क्या किया है, अलग अलग शेप के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। कौन से बेसिस है मैम? तो हमने इनको 4 उनमें क्लासिफाई किया है। कैसे? आपकी अच्छा, फिर से एक वही पुराना क्वेश्चन, एनसीईआरटी कितने लोग खोल के बैठे हो? बस 2? चलो जी, बाकी सारे भी एनसीईआरटी लेके आओ अपनी, और साथ में डायग्राम देखते जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है? पहला हमारा है स्फेरिकल शेप कोकोई। तो आप कैसे बनाओगे? एक छोटू सा बॉक्स, ये रहा, ठीक है। तो ये कौन सी है मैम? हमारी स्फेरिकल शेप कोकोई। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस बनाने की जरूरत है हमको? नहीं मैम, क्योंकि इसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है ना। तो न्यूक्लियस किसी में नहीं बना के आना भाई। बंद हो जा भाई, दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। ये इरेज ही नहीं हो रहा है। तो हमारा बॉक्स ऐसे बना, और इसके अंदर हमारे क्या पैक है? कोकाई, मतलब कोकस शेप, बॉल शेप, ये स्फेरिकल शेप की हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है रॉड शेप। अभी सबके नाम आएंगे, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया है, और रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था हमारा? कोकाई, याद रहेगा। स्फेरिकल शेप है कोकाई, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है रॉड शेप। रॉड शेप मतलब कैसे? कुछ इस तरीके के, समझ में आया? इसका नाम क्या है? और हमारा इसका नाम है मैम बैसिलस, ठीक है। इसका नाम है बैसिलस। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है ये? कॉमा शेप। कॉमा शेप कैसा होता है? ऐसा। किसमें प्रेजेंट है ये? विब्रियो में, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा स्पाइरल, या स्पाइरेला कहते हैं उसे। और वो कैसे दिखते हैं? स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग देखिए ना आपने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसी होती है। हाँ मैम, कुछ कुछ ऐसी ही होती है। चलो जी, इसका नाम क्या है? स्पाइरेला, ठीक है। अब ये सारे हैं हमारे एग्जाम्पल्स, और अगर आपको शेप लिखनी है तो आप शेप देख के लिख सकते हो। सबको पता है ये कौन सा शेप है? जल्दी बोलो, ये वाला कौन सा? स्फेरिकल। Spherical. ये रॉड शेप, Rod. शेप। विब्रियो, Coma shape. स्पाइरेला, स्पाइरल। Spiral. ठीक है। चलो, कहानी खत्म, समझ में आई पूरी? समझ में आ गई। कल की क्लास में सारे एग्जाम्पल्स याद करके आ जाना बस। चलो, दूसरा क्या है? दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन। अब फिजन और फ्यूजन आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी। फ्यूजन क्या होता है हमारा? मैम गैमेट्स का फ्यूजन होना। 2 गैमीट्स जब मिलते हैं तो आपस में एक बड़ा सा गैमीट बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। पर जब कहानी उल्टी चले, जब कहानी हमारी उल्टी चले कि एक है हमारा और वो डिवाइड करके 2 बना रहा है, ठीक है, तो उसे हमने क्या कहा? फिशन। इसे हम कहते हैं फिशन, ठीक है। जब हमारा एरो इस साइड है और जब इधर से इधर है तो इट इज नोन एज फ्यूजन। कितनों को ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल। बस दीप्ति, आयशा, गौरव, संदू, चलो जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या होता है? क्या गैमीट्स क्या होते हैं? यार ये तो बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है आपने। देखो जी, हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा था 10th। हिंदी में गैमीट्स को क्या कहते हैं? यार ये तो मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। बच्चा एक बार देखो, मैं खुद सीबीएसई कोई बच्चा देखो प्लीज एक बार, गैमीट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। क्या? शुद्ध हिंदी आई। गूगल पे युग्मक आ रहा है मैम। युग्मक। विवेक जी देखिए जी भाई, युग्मक कहते हैं, बट अब मेरे हिसाब से आप भी इंग्लिश ही याद कर लो, गैमीट्स ही बोलो भाई। Yes, ma'am. एक हमारा युग्मक कोशिकाएं।
एक होता है फीमेल गैमेट होता है, कोशिका। ठीक है। ओके मैम समझ आ गया। चलो जी, समझ आ गया ना। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि स्पोर फॉर्मेशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है, वो भी कब, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आई तो मोनेरा क्या बना लेंगे, स्पोर बना लेंगे अपने आप को और प्रिजर्व करके रख लेंगे। बताएं जी, इस पूरी की पूरी स्लाइड में थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ ये और पांचवा पॉइंट ये, पांचों में से किसी एक भी पॉइंट में मोनेरा की दिक्कत है अभी तक? नो मैम। No, ma'am. सारे No, आपके ma'am. होने चाहिए, ठीक है। कि मैम ये इसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, देखो अगर मैं बिना देखे बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं बहुत साल से पढ़ा रही हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हो कि एक ये हमारे इसमें मोस्टली मैम बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक है, इसमें कोई सेल वॉल न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, इनमें 4 शेप में प्रेजेंट है मैम, ये रिप्रोडक्शन के लिए फिजन मेथड अपनाते हैं। और जब इनके पास Unfavorable condition. कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया या कहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, इनको सर्वाइव करने के लिए पता है, सेटिस्फाई नहीं है एनवायरमेंट में। हाँ जी, एक Difficult होता है. एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए, एक एक्यूरेट एनवायरनमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। बट अगर इनको एक्यूरेट एनवायरनमेंट या कंडीशंस नहीं मिलती है तो ये क्या बना लेते हैं, Difficult होता है इनको Spores. survive करने. स्पोर फॉर्मेशन। तो ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आ जाइए जी और भी तगड़े वाली चीजें, ठीक है। पहली चीज ये है कि अभी तो हमने मोनेरा मैम एक बार लास्ट पॉइंट समझाना, मीटिंग लेफ्ट हो गई। वही मैंने बोला आपको कि अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब जब क्या बोलते हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक एप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिल पाती है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये सारे स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, वो गेम्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। अच्छा नहीं, वो 12th है, सॉरी, तुम लोग 12th में आगे पढ़ोगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हर एक को सर्वाइव करने के लिए, अभी वंदना की मीटिंग बार बार लेफ्ट हो रही है, आई गेस, है ना? नो मैम मैं इधर ही हूँ। अच्छा, बट मेरे में शो हुआ वंदना कुमारी लेफ्ट, सच में? चलो मैम वो नहीं। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन मतलब ये होता है बच्चा जी कि जब जैसे खुद को तुम सोचो कि आपको ठंड वाला अगर होता है, अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो आप क्या कर रहे हो, घर में पैक, रजाई के अंदर पैक, ठीक है। बट ये तो बेचारे ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में आ जाते हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं, एक कवरिंग ले आते हैं, ठीक है। ओके मैम। और ये कवरिंग को हम अभी आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, इंसेस्टेशन, स्पोरिलेशन, बट धीरे धीरे सीखोगे वो भी। चलो जी, पहला हमने मोनेरा को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया, कि उसके वो प्रोकैरियोटिक सेल है। नो मैम बैक्टीरिया है। क्लासिफाई हमने मोनेरा को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, शेप के बेसिस पे। अच्छा हमने पढ़ा ना 4 तरीके के होते हैं मोनेरा, Yes, ma'am. अच्छा यस मैम। 4 तरीके के हमने पढ़ लिए बेटा जी, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दो, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है किस पे, फंक्शंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे अब हम पढ़ रहे हैं, फंक्शंस के बेसिस पे हम मोनेरा को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ में आई ये पॉइंट? पहला शेप के बेसिस पे, Yes, ma'am. दूसरा आ जाएगा फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शंस के बेसिस पे हम उनको किसमें, आर्ची बैक्टीरिया, मिथैनोजेंस एंड यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई करते हैं। पहली कहानी समझ लो आर्ची बैक्टीरिया की क्या है। आर्ची बैक्टीरिया हमारे वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में, बहुत ही डेंजरस वाली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वहां पे। डेंजरस मतलब कैसे मैम, डेंजरस मतलब हो गए कि या तो वो कैसे एरिया में जहां की बहुत ही सॉल्टी है, सॉल्टी मतलब क्या हुआ, वहां का पीएच कैसा है, Ocean. पीएच कैसा है, या लो, हाँ जी बेसिक बोला, पीएच मैम बहुत हाई है, आइए ठीक है, ये कह लो बेसिक, बिल्कुल सही बोली लड़की। और इस टाइप के हम जो हमारे क्या बोलते हैं बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें मैम हम हैलोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। दोज बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हार्शी या फिर कह लो विच सर्वाइव इन सॉल्टी एनवायरमेंट, तो उन्हें हम कहते हैं हैलोफाइल्स। बिल्कुल क्लियर ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर होगी ना? दूसरा है कि वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, देखो मैं यहाँ साइड में बनाती हूँ आपके लिए, ठीक। देखो पहला है हमारा हेलोफाइल्स, ऐसे छोटे छोटे अपनी कॉपी में बनाना, इतना रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखना मिथैनोजेंस, ठीक है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखना हॉट स्प्रिंग्स। थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफाइल्स। वर्ड्स को याद करना सीखो, बोलना सीखो बच्चा। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल। अब हैलोफाइल्स हमारे कौन से हो गए, जो कि सॉल्टी एरियाज में आते हैं, ये बात समझ में आ गई। मिथेनोजेंस कहाँ पे आते हैं बच्चे, जहां पे मीथेन जो है बहुत ज्यादा होता है एनवायरमेंट में। अब ये कौन सा एनवायरमेंट है, तो ये हमारा जितना भी दलदली एरिया होता है ना, मार्शी एरियाज, जो कि दलदली एरियाज होते हैं, उनमें क्या बोलते हैं, मीथेन का अमाउंट जो होता है सॉइल में कह लो, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं मीथेनोजेंस, क्योंकि ये इस टाइप की सॉइल में क्या है, मीथेन का अमाउंट इज वेरी गुड। फिर आ गया थर्मो एसिडोफाइल्स। अब थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब क्या हुआ, जहां का टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी 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 हाई। Hi. तीनों क्लियर हो गए आपको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. है फंक्शन के बेसिस पे मोनेरा क्या, पहला पार्ट आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। अब आ जाओ जी Ma'am. मिथेनोजेंस। हाँ जी, मैम एक बार सेकंड Ma'am, वाला दोबारा समझा halophiles दो। क्या बता दूं, सेकंड वाला दोबारा समझा दो। मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज बच्चे वो होते हैं जहाँ पे, Yes, ma'am. क्योंकि आप, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। दलदली एरियाज नहीं होते हैं, दलदली एरियाज, ठीक है, जहाँ की सॉइल तुम लोगों ने Yes, ma'am. भी देखा होगा ना, जो कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे सॉइल वैसी होती है कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते Yes, ma'am. हैं, हाँ, उन्हें, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं मार्शी एरियाज। और जो वहां पे हमारे आर्ची बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन द एरिया वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इज वेरी हाई, ठीक है। मैम हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स तीनों आर्ची बैक्टीरियाज हैं। तीनों आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म में, बिल्कुल सही बोला। ओके मैम। चलो, अब मिथेनोजेंस यूजुअली क्या है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट्स की गट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या बेसिकली काम करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इसी में यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया, अब खुद से सोचो, हमने तो मैम क्या सीखा है अभी तक, हमने तो सीखा है मैम, अभी आपने सिखाया है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। हमने सीखा है मैम कि मोनेरा हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और आप कह रही हो कि इसमें यू बैक्टीरिया आ गया, कंफ्यूज्ड। यस। एक छोटा सा ग्रुप जो है यू बैक्टीरिया का भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब वो क्यों है, बिकॉज उनको भी हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया का उसका जो प्रेजेंट होने का रीजन है, वो रीजन नहीं है कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इनके पास कुछ और, मतलब क्या, रिजिड सेल वॉल है और मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मींस क्या, उनके पास फ्लैजुला है। इस बेसिस पे हमने उनको किस में डाल दिया, यू बैक्टीरिया में डाल दिया। मैम बट इनके में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता इनके नहीं, सेल में? न्यूक्लियस तो इसमें भी नहीं होता है बच्चे, हाँ ठीक तो है। मैम ट्रू फिर तो हुआ। बैक्टीरिया बोल दिया, ट्रू बैक्टीरिया का रीजन जो दिया है वो है क्या, रिजिड सेल वॉल का होना एंड मोटाइल ऑर्गेनिजम्स का होना, ठीक है। Okay, ये ma'am. ऑर्गेनिजम्स मोटाइल कर सकते, ये ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, पहला क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे पढ़ लिया, पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा शेप के बेसिस पे, दूसरा फंक्शन के बेसिस पे। अब आ जाओ जी तीसरा, तीसरा कौन से बेसिस पे है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये कौन सा हो गया, ये कौन सी कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशन की, मैम फूड बनाने वाली। Mode of nutrition. बिल्कुल सही, क्या बात है, न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम थर्ड स्टेप फिर से बता दीजिए। यू बैक्टीरिया, यस मैम। यू बैक्टीरिया को मतलब बच्चे इसमें हमने इस कैटेगरी में इसलिए डाल दिया है क्योंकि इनको भी हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास मैम रिजिड सेल वॉल होती है। बाकी अभी तक मैंने किसी में कहा कि इनके पास सेल वॉल वगैरह है कुछ और बाकी अगर आपने इसका नहीं, तो हमने क्या पढ़ा था कि इनकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स की। बल्कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है बेसिकली क्या इनसे मिलके होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाए हम, कहाँ पे,
हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, बिल्कुल सही बोला एकदम लड़की ने कि अब हम इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला आपको पता है कि इसमें कौन से टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा में? मैम ऑटोट्रॉफ, Autotroph or photosynthetic? कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफ। No, हाँ, ma'am. बिल्कुल, Heterotroph है. इसमें तीनों ही है, Yes. ऑटोट्रॉप्स भी है, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हीटरोट्रॉप्स भी हैं। बिल्कुल सही बोलिए, ठीक है वंदना जी। चलो जी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की पहले हम बात कर रहे हैं। इसमें कौन आते हैं बच्चे? इसमें हमारे मैम साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जिनको हम क्या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और इनके पास स्पेशलिटी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन है तो क्या प्रेजेंट होगा? Chlorophyll. क्लोरोफिल एंड कार्टेनॉइड। और आपको अभी शायद पता होगा कि अभी इनका कुछ वो चल रहा है साइनोबैक्टीरिया का, थोड़ा सा ड्रामा व्रामा कि इनको शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों जी? लाइबा जी कहाँ जा रही हैं आप? 15 मिनट की क्लास ही है बच्चे, 15 मिनट बाद तो मैं भी चली जाऊंगी, मेरी भी 12th की क्लास है, ठीक है? बस 15 मिनट रुक जाइए। चलो फिर दूसरा मैम ग्रुप इसमें हमारे इतने सारे पार्ट्स क्यों हैं? क्या है? इतने सारे पार्ट्स. सारे पार्ट्स दिए हुए मतलब समझी नहीं मैं। Yes, ma'am. चलो कोई नहीं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पे आ जाओ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे हमारे? दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट? रीसाइक्लिंग में। कीमो मतलब क्या कि ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? यूजिंग केमिकल, केमिकल्स को यूज करके। कौन से वाले केमिकल्स को मोस्टली यूज कर रहे हैं? जो हमारी सॉइल में फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। कौन से मिलते हैं मैम फ्रीक्वेंटली? तो अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें मिल जाते हैं। और स्पेशली ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? इंडस्ट्रियल एरिया के पास में ज्यादा मिलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि मोनेरा हर जगह मिलता होगा हमें? नो मैम, चलो ठीक है, मान भी लिया कि हाँ ठीक है मैम हर जगह मिलता होगा, तो क्या सारे टाइप्स ही मिलते होंगे हर जगह? नहीं बच्चे, हो सकते No, हैं no, ऑटोट्रॉपिक वाले हो, किसी जगह पे फोटो ऑटोट्रॉपिक हो, किसी जगह पे कीमोसिंथेटिक। अब कीमोसिंथेटिक मैंने आपको क्या बताया कि दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन वन रीसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रीसाइकिल करने के लिए वो हेल्पफुल है। एंड दे गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कौन से? अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। इन सब का बड़ा बड़ा लिख के आना है आपको। अमोनिया, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स, इन सबको ये क्या करते रहते हैं? आपस में रिसाइकिल करते रहते हैं। और जब ये रिसाइकिल कर रहे होते हैं उसी टाइम से ये अपना क्या, उसी से खाना भी निकालते रहते हैं। चलो जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला कौन सा है? हीटरोट्रॉपिक। और हीटरोट्रॉपिक का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करते हैं? प्रॉपरली दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो इसका मतलब है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते होंगे? ये कहीं ना कहीं किसी पे क्या बोलते हैं, एज अ पैरासाइट काम कर रहे होंगे, है ना? एज अ पैरासाइट काम कर रहे होंगे। पैरासाइट मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट समझते हो आप लोग? टीवी वाला होस्ट जैसे yes, होता है ना, ma'am. जो show Yes, करता है। ma'am. तो होस्ट जैसे अगर हमको जैसे कोई आपको पता है ना, हमें मलेरिया कौन फैलाता है? वो क्या बोलते हैं उसको? अरे नहीं नहीं, मॉस्किटो, ठीक है, एनोफिलीज बोलते हैं। प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही बच्चा जी, ठीक है। प्लाज्मोडियम हमें फैलाता है। तो प्लाज्मोडियम का हम कौन है? हम उसके होस्ट हैं, ठीक है। वो हमसे खाना खा रहा है, हाँ, और हम पे क्या कर रहा है? हमें बीमारी फैला रहा है। तो इसी तरीके से ये हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है हमारे कि दे, इसकी भी बहुत सारी वाइड रेंज है। एंड दे एक्ट एज व्हाट? डीकंपोजर्स। ये मिट्टी मतलब डीकंपोजर्स मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाले कर रहे थे हमारे। कर्ड में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड मेनी बैक्टीरिया आर पैथोजेन। पैथोजेन मतलब क्या? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं ना इन्हें। पैथोजेन मतलब क्या? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। कौन कौन से हैं? सिट्रस कैंकर और टिटनस। याद रहेगा ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो हमने कितना पढ़ा आज की क्लास में। हमने मैम शेप की बेसिस पे इनको 4 तरीके से पढ़ लिया। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिए। नेक्स्ट क्लास में आप सबके 2-2 और एग्जाम्पल लेके आओगे। फिर हमने इनको फंक्शंस के बेसिस पे पढ़ा, ठीक है। बेसिकली कितने? 3 टाइप्स में हमने पढ़ लिया था, 3 या 4 टाइप से, ठीक है। कौन कौन से थे 4 टाइप्स?
हैलोफाइल्स, Files, methogenes and थर्मोएसिडोफाइल्स, thermoacidophile. बैक्टीरिया। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने इनको मोड Mode ऑफ Mode of nutrition. था, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने इनको कितना 3 कैटेगरीज में तीन डिवाइड किया, Step. फोटोसिंथेटिक, कीमो फोटोसिंथेटिक Chemo. एंड लास्ट में सॉरी Heterotrophic. और लास्ट में हेटरोट्रॉफिक। है। ठीक है, ये आपको तीनों अगली बार में पूरे टेक्स्ट पे याद होना चाहिए। अब आ जाओ फटाफट से प्रोटेस्टा की कहानी देख लेते हैं। प्रोटेस्टा क्या कह रहा है? ये देखो जी, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, उसके बाद आ जाओ, स्ट्रक्चर तो आप घर पे बना सकते हो आराम से, इनकी कहानी भी सीख लो। जैसे आपने, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बच्चों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 60% चीजें अगर मैं अभी बस बोल दूं ना कि मुझे लिख के भेजो मोनिरा के बारे में, तो वो लिख भी देंगे। कितने लिख सकते हो? है ना, मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, उनके दिमाग में एकदम सड़क से गई है। तो वही Yes, चीज हम ma'am. प्रोटेस्टा के साथ भी करने वाले हैं इसी आधे घंटे में। अब आधे घंटे की क्लास बची है हमारी। चलो, तो Yes, ma'am. प्रोटेस्टा क्या है? ये भी मैम एक तरीके का यूनिसेलुलर, बट क्या है ये? यूक्रियोट है। Eukaryotic. यूनिसेलुलर, बट हमारा ये सेल कैसे है? इनके यूक्रियोटिक सेल है। उस टाइम भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एक है हमारे पास, यूग्लिनॉइड, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो कि किसका, ये मतलब प्रोटिस्ट का एग्जांपल है। प्रोटिस्ट की ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं। जैसे मोनेरा थोड़ा सा इजी था ना, प्रोटिस्ट हल्का सा टफ है। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि ये कैसे काम करता है? लिंक काम करता है प्लांट और एनिमल के बीच में। और उस दिन भी मैंने आपसे को बताया था कि लिंक मतलब क्या होता है, कि उसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट्स वाले के पाए जा रहे होंगे और कुछ एनिमल्स के भी पाए जा रहे होंगे। ठीक है, तभी हमने उस दिन पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में जब उसमें जाएंगे डेप्थ में तब। तो पहली बात तो ये होगी कि ये यूनिसेलुलर है। दूसरी बात क्या है? यूक्रियोटिक है, लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। और आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि यूक्रियोटिक है तो भाई एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और हमें सारे ही पढ़ने हैं। प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड हमारे यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले आ जाओ क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स की कहानी क्या है कि क्राइसोफाइट्स में बेसिकली क्या आते हैं? डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, और हमें चारों ही खत्म करने हैं आज। ठीक है, इसमें क्राइसोफाइट्स में बेसिकली क्या आते हैं? हमारे डाई एटम्स और डेस्मिड्स। नाम आपको याद रखने हैं ऐसे के ऐसे ही। सपोज कर लो कि ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब क्या कह रहा है ये? दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। कैसे हैं ये नेचर में? फोटोसिंथेटिक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, कि डाई एटम्स यूजुअली पता है कहाँ होते हैं? जैसे ये ना आपके जो समुद्र होते हैं ना, उसमें बेसिकली पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं पता है आपको? जो समुद्र की रॉक वगैरह होती है ना, चट्टान। अगर आपने कोई क्या बोलते हैं मूवी वगैरह देखी होगी जिसमें वो सी डाइविंग दिखाते हैं, तो देखते होंगे कि जो चट्टान होती है, पत्थर जैसा अंदर होता है बड़ा सा, उसके ऊपर ना कुछ बड़ा से शाइनिंग सा, सिल्वर कलर की शाइनिंग सा मटेरियल कुछ ऐसे दिख रहा होता है। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं। ठीक है, और ये डायटम्स कैसे होते हैं कि मतलब देखो, पहली बात तो आपने सीख ली कि ये फोटोसिंथेटिक है। दूसरा क्या कह रहा है कि दे हैव इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, कि इनकी जो सेल वॉल है ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते। क्यों तोड़ नहीं सकते मैम? क्या वो इतनी सॉलिड होती है? नहीं बच्चे, सॉलिड नहीं होती है। किस चीज को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है? चलो ठीक है, जो एक ठोस चीज है, माइट भी वो जो क्या बोलते हैं वो डायमंड वायमंड वाली होती है, उनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बट अगर कोई चीज कैसी होगी, समझ रहे हो? सिल्की टाइप। हाँ जी, बट कैसी जेली लाइक कि जो खिंच भी मुश्किल से रही होगी, तो उस चीज को भी तोड़ना आपको क्या पड़ता है? बहुत ही डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा क्या बच्चे? Cilia. हाँ, Silica. सिलिका। Sorry. हाँ कोई नहीं बेटा, सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। हम सिलिका क्या होता है? वही तो बता रही हूँ। सिलिका क्या है? हमारा एक क्या बोलते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। Okay. हाँ, जिसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारे कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है। इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी वजह से? क्योंकि सिलिका के बने हुए हैं ये। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है? अब इनकी जो सेल वॉल है पता है कैसी होती है? जैसे हमारे साबुन की डब्बी नहीं होती है,
कि हमने साबुन Yes, ma'am. रखा उसमें जब यूज करते हैं और उसके ऊपर हमने डब्बे को ऐसे करके रख देते हैं। मतलब यूजुअली साबुन की डब्बी कैसे होती है, ऐसे बंद रहती है, राइट, साबुन अंदर पड़ा रहता है। बट हम जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, खोला हमने और यू करके रख दिया, ऐसे रखते हो, उसके ऊपर ही साबुन रहता है। Yes, ma'am. कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। जो इनकी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ 2 ओवरलैपिंग शेल्स, 2 ओवरलैपिंग शेल्स से मिलकर बनी होती है, विच फिट लाइक अ सोप बॉक्स। कैसे, सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे पे फिट हो जाती है ऑन द आउटर सरफेस। आउटर वाले सरफेस पे इनर वाला सरफेस प्रॉपरली आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या कह रहा है, डायएटमस अर्थ, डायएटमस अर्थ इज द डिपॉजिट ऑफ सेल वॉल दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड। ठीक है, वही जो हमारा ये सारा का सारा जितना भी ये मैंने आपको बताया ना कि चट्टानों पे सब इकट्ठा हो जाता है, तो ये यहाँ पे जो इकट्ठा होके ये जो शाइन करता है ना, वो है क्या, वो एक्चुअल में इन्हीं सिलिका का या फिर कह लो कि इन्हीं हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स की क्या है, सेल वॉल ही है जो इकट्ठी हो जाती है। और इसको हम किस में यूज करते हैं, जो आजकल ये हमारे आरओ वगैरह नहीं लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग में। क्यों, क्योंकि अगेन वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है बट इतना ज्यादा भी नहीं। मैम एक बार Ma'am, indestructible mean? इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते हो आप। ठीक है, और यही हमारे क्या होते हैं कि अर्थ के उस पे जाके चिपक जाते हैं चट्टानों में ही, समुद्र के अंदर। और वो है क्या, बेसिकली डिपोजिशन है सेल वॉल का। किसकी सेल वॉल का, एक्यूमुलेशन मतलब उसका ग्रुप ऑफ, मतलब एक ही डायटम्स तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे से पड़ा होगा, बहुत सारे ग्रुप में डायटम्स होते हैं जो ऐसे करके एक्यूमुलेट होकर एक जगह पे पड़ जाते हैं चट्टान पे, और फिर उसी को हम क्या करते हैं, निकाल लाते हैं और उसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग के लिए चीजों को। चलिए जी, अब आ गया हमारा दूसरे इसकी कहानी क्या है। पहला हमने, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया पहला वाला हमारा पार्ट। अब दूसरे आ जाते हैं हमारे क्या, डीनोफ्लैजेलेट्स। डीनोफ्लैजेलेट्स की कहानी क्या है, पहली बात इनकी भी क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक है। ठीक है मैम, दूसरी इनकी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये कैसे है, मैराइन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैराइन, कि ये सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यही मतलब होता है मैराइन का, खारा पानी होता है, तो ये सॉल्टी वाटर वाला जो एरिया है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि दे आर फाउंड इन मेनी कलर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स का कलर कैसा था, सिलिका है, Golden. आप समझ लो कि हाँ सिलिका। क्या बोलते हैं, हल्का सा ग्लिटरी गोल्डन या सिल्वर कलर में ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम जैसे ही डीनोफ्लैजेलेट्स में आते हैं तो ये कैसे आ गए, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन, सब कलर के दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, पिगमेंट। ये बात तो याद है ना आपको कि क्लोरोफिल जो है वो हमारी एक पिगमेंट है जो कि यस मैम, कलर देती है ना। भी पिगमेंट है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कलर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स में आता है उसके लिए कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे हमारे शरीर में है, कौन सी पिगमेंट होती है ह्यूमंस में, रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। रेड। कोई होशियार बच्चा क्लास का, पिगमेंट बच्चे, हमारे स्किन का कलर ऐसा है जो बहुत सारे लोग होते हैं जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, है ना, कुछ होते हैं बड़े गोरे होते हैं एकदम मस्त से, ठीक है, कुछ हम जैसे होते हैं एवरेज वाले, ठीक है। तो वो सारे के सारे को कौन कंट्रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं पिगमेंट कंट्रोल कर रही है। कौन सी पिगमेंट, मुझे नहीं पता। मेलानिन। हाँ? मेलानिन। जी हाँ जी हाँ जी, मेलानिन। बाकी जिनको को नहीं पता था याद रखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी कलर जो है पिगमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, तो इट इज ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दिस। फिर कह रहा है कि स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। इसकी सेल वॉल पे क्या है, सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट है। अभी इससे पहले वाले पे क्या प्रेजेंट थी, सिलिका। सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक अभी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला लड़का भाई। कौन है ये, विवेक।
विवेक जी बिल्कुल सही बोले, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है ये एक, ठीक है। और वो भी अगर आपको मैं थोड़ा सा और जिसको नॉलेज दे दूं तो इस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड है ये। क्या है बच्चे? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 3 तरीके के होते हैं हमारे शुगर के फॉर्म्स, उसमें से सबसे कॉम्प्लेक्स वालों में से आती है ये। चलिए जी, वेरी गुड। स्टिफ सेलुलोज हमारी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। फिर कह रहा है कि ये बहुत ही जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कॉज करते हैं? रेड टाइड। किसने नाम सुना है इसका? आज की क्लास के लिए आप इसको क्या करना, रेड टाइड को गूगल करके देखना है एक बार, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रेड टाइड यूजुअली क्या है। पूरा का पूरा वो पर्टिकुलर एरिया किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे डीनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही मस्त इसका गूगल पे आपको डायग्राम मिलेगा देखने को, मैंने ऐड नहीं कर पाई हूँ, आप देखना, आपको मजा आएगा इसको देख के, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मेनी डीनोफ्लैजिलेट्स एमिट्स ब्लू ग्रीन लाइट भी करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट। क्या कहा जाता है? बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या होता है? बताओ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोल्यूमिनेसेंट? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स that emit light। कोई एग्जांपल बताएगा इसका मुझे? डीनोफ्लैजिलेट्स मत बोल देना, इसके अलावा। एक फिश भी थी, नाम नहीं याद आ रहा। किसने ये नाम नहीं सुना है मुझे बताओ जरा। जुगनू मैम, मैंने सुना। जुगनू मैम, गाना गाना सुना है तुमने? कौन सा गाना है भाई जुगनू का? बादशाह का। पता नहीं, मैंने सुना नहीं, ठीक है। जुगनू तो मेरे हिसाब से सबने ही सुना होगा, ठीक है। वो Yes, ma'am. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ नाइट करके कुछ बोलते हैं ना उनको, कुछ तो है नाम, पता नहीं, तुम सबके सब अंग्रेज लोग, ठीक है। जुगनू जो है वो रात में, मतलब अभी तो बहुत कम हो गए हैं, बट यूजुअली जब हम लोग तुम्हारे एज के थे उस टाइम पे बहुत होते थे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलिए जी, तो यही हमारे हैं। तो उसी की तरीके से हमारे वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइट को जिनके अंदर से लाइट बन रही होती है या जिनके अंदर लाइट नेचुरली बनती है, उनको हम बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। और डीनोफ्लैजिलेट्स में ये कैरेक्टर हमारे प्रेजेंट होता है। मैम रेनी सीजन में ज्यादा दिखते हैं। हाँ जी, रेनी सीजन में ये मोस्टली आपको दिखते हैं, सही बात है। और ये कौन सी लाइट? ब्लू ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट, मतलब वो करते हैं। फायरफ्लाई कहते हैं। ओके जी, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। अब आया जिसका मैं उतने दिनों से नाम ले रही थी आपके लिए, कौन सा है मैम? यूग्लिनोइड्स। क्यों मैम, क्यों इतना इसके लिए आप पढ़ाने के लिए एक्साइटेड थे? बिकॉज यही है आपका क्या? अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत ही धड़ल्ले से आपके इसमें क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। चलो जी, अभी देखो, मुझे पता है कि अभी आप लोगों को क्या एकदम नया नया खून है। नहीं मैम, हमको तो नीट ही करना है, नीट के अलावा हमको कुछ नहीं दिखता, उठते बैठते उठते जागते वही दिखता है। बट धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आने दो, चीजें आपके लिए और क्लियर होती रहेंगी कि नीट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है, कि आपने खाया और खा लिया। बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और आपके ही संगी साथी हैं, आप ही के उम्र के हैं, जो पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर कर ले जाते हैं ना, टॉप रैंक्स के साथ, वो भी। तो आप भी कर सकते हैं। बट यस, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि क्या, जिनका लाइफ में एम कुछ और है। इट इज नॉट कि उनको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जैसे होंगे, जो टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो हर लेवल के क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। यूग्लिनोइड फेवरेट है टीचर्स का ये, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये ना लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का। क्यों लिंक है मैम? बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना किसका काम है? प्लांट्स का। उनके पास है क्या? सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल ना होना किसका कैरेक्टर है? एनिमल सेल। एनिमल्स। सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, भले ही किसी ना किसी की बनी हो छोटी मोटी, बट एक हम ही है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों लिंक कहते हैं? यस मैम। चलो जी, यस मैम। फोटोसिंथेटिक है, हमें समझ में आ गया मैम। फ्लैजिलेटेड है, मतलब कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और ये है क्या? प्रोटिस्ट, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट का ही तो पढ़ रहे हैं।
सेकंड कैटेगरी, चलो जी, तो पहला तो ये क्लियर हो गया, दूसरा ये क्लियर हो गया, और क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया या ऐसे ही बोल रही हूँ मैं आपसे मैम पढ़- हो गया। मैम हो गया। हो गया, चलो जी आगे बढ़ जाओ। अभी हमने सबसे पहला वाला जो पढ़ा था, क्या नाम था उसका? Chrysophytes. थैंक यू रोशी, Chrysophyte. अच्छे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में, ठीक है। क्राइसोफाइट, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या थी, कौन सी वॉल थी, सिलिका की बनी हुई, राइट। यहाँ पे कैसी है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, अ प्रोटीन रिच लेयर, एक प्रोटीन से बनी लेयर हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, कि इनकी बॉडी किससे बनी हुई है बच्चा जी? पेलिकल। पेलिकल से बनी हुई है। क्राइसोफाइट्स की किसकी थी? सिलिका की थी। Now, in the absence of sunlight, they feed on small organism and they can behave as a heterotroph also. But कब? जब sunlight नहीं होगी तब। वैसे इनका नेचर कैसा है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। पॉइंट ये हो गया, एंड पांचवा पॉइंट ये। पांच के पांचों क्लियर हो गए पॉइंट इसके? बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आ जाइए जी, बहुत ही अच्छा वाला एक पार्ट है ये, स्लाइम माउल्ट। यहाँ से आपके लिए ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुए चलेंगी। माइट भी हो सकता है कि यार, क्यों प्रिया अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बोर हो रही हो आप? हम लोग आज की क्लास में फंजाई तक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट फंजाई का भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस स्लाइम माउल्ट बचा है हमारा, 2 मिनट का टॉपिक है ये भी। स्लाइम माउल्ट क्या कह रहे हैं कि दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। कैसा है बच्चे? बस 5 मिनट रुक जाओ प्रिया, है ना, 5 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट वाला खत्म कर दूंगी मैं। फंजाई वाला हम नेक्स्ट क्लास से दोबारा से भी स्टार्ट कर लेंगे, जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। कैसा है ये? सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब क्या? जो डेड एंड डिके से अपना फूड लेते हैं। क्या बात है जी, होशियार बच्चे हैं क्लास के। आज पता है मैं सीयूईटी वालों को करा रही थी, उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, ठीक है। डेड एंड डिके सैप्रोफिटिक, मटेरियल। हाँ जी, डेड एंड डिके मटेरियल से अपना फूड को लेते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। दूसरा क्या कह रहा है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ध्यान से सुनना। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम माउल्ट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? कि हमारा जो स्लाइम माउल्ट है ना बच्चे, वो ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे स्लाइम माउल्ट जो है छोटे छोटे से है ना, यूनिसेलुलर वाले, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। चलो मल्टी सेलुलर है बट ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से आपस में छोटी छोटी सी कॉलोनी बना के पड़े रहते हैं। बट जब भी हमारी ये कब है कि फेवरेबल कंडीशंस चल रही है, इनकी कंडीशन कैसे चल रही है? फेवरेबल है। बट जैसे ही अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगी? एक प्लाज्मोडियम बना लेंगी, ऐसा, ठीक है, ऐसे। और ये जितने भी हमारे सेग्रीगेशन की उसमें पड़े हुए थे ना स्लाइम माउल्ट, ये इसकी टिप पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे बच्चा जी? ये मैम इसके टिप पे आ जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि फेवरेबल कंडीशंस में ये रही कहानी और अनफेवरेबल कंडीशन में ये रही कहानी, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडीज कंटेनिंग स्पोर्स, ठीक है, डेवलप एट द टिप ऑफ प्लाज्मोडियम। ये क्या है? इसकी फ्रूटिंग बॉडीज है। प्लेस बुक कोई नहीं समझेगा इसे। मैम हाँ जी विवेक जी पूछिए। स्पोर फॉर्मेशन भी बोलेंगे? हाँ कह सकते हो एक तरीके से। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली किसमें आपको देखने को मिलेगा ना, जब आप पढ़ोगे एमीबा वाला केस, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम ना इंसिस्टेशन, आपने शायद वर्ड सुने हो, ठीक है, इंसिस्टेशन एंड स्पोर्युलेशन, ये सारी चीजें होंगी। कि क्या होगा? स्पोर्युलेशन। कि हमारा अमीबा में क्या होता है ना, जैसे इनके पास भी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वैसे ही हमारे अमीबा के साथ भी है। अमीबा क्या कर लेती है ना, कि जब हमारा अनफेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो अपने ऊपर एक सिस्ट कर लेती है डेवलप। क्या कर लेती है? एक डेवलप सिस्ट कहते हैं उसे हम। सिस्ट एक कवरिंग होती है अमीबा के लिए, और उसी के अंदर ना वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, ठीक? और जैसे ही ये क्या बोलते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है, ये सिस्ट उनकी टूटी और ये सब के सब आजाद। मल्टीपल फिजन। हाँ मल्टीपल, बिल्कुल सही बच्चा जी, एकदम सुपर जा रहे हो, ठीक है। तो ये वही है कि दीज स्पोर कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग
अंडर एडवर्स कंडीशन एंड हैव अ ट्रू वॉल। इनके पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, प्लस क्या ये एडवर्स कंडीशन पे बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। हो गई बात क्लियर? Yes, ma'am. अब आ जाओ जी फंजाई का हम आज की क्लास के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके चलते हैं, बिकॉज फंजाई हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का हमारा टारगेट भी नहीं था, बट 3-4 मिनट बचे हैं तो काहे तुम्हारा टाइम वेस्ट करना। और जो बच्चे रुकेंगे तो मैं उनको करेक्ट क्या बोलते हैं 17-18 तक तो पढ़ाऊंगी, तो फंजाई वाला खत्म होने के बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, चलो क्या है ये हमारा, इनको हम क्या कहते हैं, फंजाई आपको पता है प्योरली हीटरोट्रॉफिक, एक भी ऐसे नहीं जो कि ऑटोट्रॉफ हो गया, मतलब दूसरे पर डिपेंड करती है खाने के लिए। और कैसे मिलता है इनको न्यूट्रिशन? एब्जॉर्प्शन से। Absorption. इनकी वॉल किससे मिलके बनी हुई है? यही तो इनकी स्पेशलिटी है, काइटिन की। ठीक है, काइटिन भी क्या है, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड ही है। किस दिन मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दूंगी बीच में, ताकि बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो। ठीक है, काइटिन की मिलके बनी होती है। काइटिन भी मैम एक तरीके का पॉलीसेकेराइड ही है, या फिर हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं इसे। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफिटिक, मतलब वही डेड एंड डिके पे भी ग्रो करती है, लिविंग पे भी ग्रो करती है, एंड सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक मतलब क्या हुआ? पर इसमें एक होस्ट होता है और एक बॉडी जो फीड कर रही होती है। जैसे हम लोग के घर में होता है ना कि घर हमने बना लिया तो हमने घर अपना क्या रेंट पे दे दिया, हमारे घर की प्रोटेक्शन भी हो रही है, हमको पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, और जो बंदा है उसको रहने को जगह भी मिल गई। करेक्ट, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप एक तरीके से आप कह सकते हो। तो सिम्बियोटिक मतलब ये कि फंजाई को खाना बनाना नहीं आता है, तो वो बोलेगी भाई तुम मुझे खाना बना के दो, मैं तुमको क्या दूंगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, या कह लो शेल्टर। यस मैम, शेल्टर, हाँ ये नाम है। मतलब कि उनको रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है, चलो जी। और इनका मेन फूड रिजर्व क्या है? ग्लाइकोजन है। याद रह पाएगा आज की क्लास के लिए, या ओवरडोज हो गया? I'm overdose. No, ma'am. नो मैम। प्रिया जी को तो भागने की लगी हुई है ना प्रिया? चलो बस ये स्लाइड कर लो प्रिया, उसके बाद आप चले जाओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स में। ठीक है जी, चलो जी सेक्सुअल वाला हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए वो बच्चे क्लास में रुके जिनको थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्योंकि बच्चों को शायद मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा काम वाम लग रहा है, तो वो लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग चैप्टर 1 की क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, तो दैट आपके जो, हाँ जी वो काफी क्या दिया हुआ है बच्चे? प्रोटोजोन्स भी दे रखा है, क्या होता है? विवेक जी तबीयत सही है? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस खराब हो रही है? नो मैम, विवेक। अच्छा, आज की क्लास में नहीं किया क्या हमने? कोई नहीं जी, नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत, इसका मतलब है मेरी तबीयत खराब है, विवेक जी की ठीक है। प्रोटोजो वाला पार्ट स्किप हो गया होगा, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार हमसे भी। हम लोगों ने करना है। मैम आप दिख नहीं रही। क्या प्रिया? प्रिया आप जा दिख नहीं सकते हो। रही। मैं नहीं दिख रही हूँ मैम दिख रहे हो? यस मैम। बेटा, मन की नजर से देखो मुझे। चलो आ जाओ, उस टाइम पे हमने 15 कर लिए थे। आ जाओ जी, आ जाओ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखिए। Consciousness is the defining property of living organism because photoperiod affects reproduction in seasonal breeder in both plants and animals. Plant responds to external factors like temperature and light. Human is aware of himself. Yeah, all of the above. डी। ध्यान से जी, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स एंड, चलिए जी, ऑल ऑफ द अबव। चलो, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन emerges from tissue, interaction among organelles, molecular constituent of organelle, या none of the above?
हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मैम बी शायद इतना क्यों डर रही हो भाई? सीक्वेंस याद मैम नहीं? सी। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, और फिर ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम मतलब क्या हुआ कि इंटरेक्शन ही तो हो रहा है ऑर्गेन्स का। मैम बी है। यस मैम। क्या बच्चे इतना डर रहे हो यार? इतने अच्छे से पढ़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से। Hierarchy of biology organism. कौन सा लग रहा है सही? सब सेलुलर, मैम बी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सेलुलर, मैम बी ऑप्शन। बिल्कुल सही बेटा। बी। मैम बी। आ जाओ। बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, फटाफट फटाफट फटाफट। मैम सी। मैम डी। मैम बी। मुझे भी एक बार ऑप्शन देखने दो। अक्रेंस ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैम ए। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो। स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। मैम ऑप्शन डी। वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। It's a special ecosystem of the universe. Totality of मैम genes, ऑप्शन species सी and इज करेक्ट। ecosystem. Variety of life in an ecosystem. But मेरे according the correct answer should be A. एक बार मैं इसको go through कर लूंगी, but मेरे according the answer should be A. चलो एक बार इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज। ए ऑप्शन मैम ए। मैम ए। मैम ए। Standardizing the name of living organism is known as? नोमेनक्लेचर। मैम सी। Why not D? Classification and nomenclature. क्योंकि मैम नेम बोला है ना, तो सिर्फ nomenclature. चलो यस मैम प्रोसेस first नहीं step बोला। of taxonomy. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई ही करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। चलो बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय, इस क्वेश्चन में इतना सोचोगे? मैम बी। Regardless, क्यों डरने की जरूरत है? मैग्नीफेरा इंडिका। द वर्ड मैग्नीफेरा क्या है? Genus. मैम ए। जीनस। ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन डैश डायलेक्ट्स एंड लैटिन। मैम इटैलिक। इटैलिक एंड लैटिन। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। चलो ये उस दिन हमारा पार्ट रह भी गया था। ICZN क्या था ये? इंटरनेशनल कोड फॉर Zoology nomenclature. ए। इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई इस बार के। ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज मैम इट ensure that no name is issued twice. ठीक है। चलो Both ए भी है। according to binomial nomenclature, scientific name of organism consists of? बोथ ए मैम एंड सी बी। ऑप्शन। मैम सी। चलिए next which one of these is incorrectly written? Okay. मैम डी। डी। In binomial nomenclature, the name of author appears after the? स्पीशीज। Cheese. मैम सी। Species. 38 तक कर लेते हैं, फिर आज के लिए छुट्टी। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे भी, मैं भी जाऊं। The process by which anything is grouped into convenient categories, classification. B. Classification. Term for different categories like plants and mammals is? मैम ए। Categories like Phylum. scientific terms for different categories. So मैम बी। Taxa बच्चे, phylum is for animals. Taxa. ठीक है। फाइलम्स हमेशा याद रखो। फाइलम Yes, वर्ड एनिमल्स के लिए यूज होगा, कभी भी प्लांट्स के लिए नहीं। एंड डिवीजन जो वर्ड होगा, डिवीजन ही बोलते हैं ना, मैं खुद confused, हाँ, और डिवीजन जो word होगा वो हमेशा प्लांट्स के लिए यूज होगा। जैसे प्लांट्स को हम 5 डिविजन्स में क्लासिफाई करेंगे, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और फाइलम में हमारे जो आएंगे 10 तरीके के फाइलम आएंगे, इनफैक्ट उसमें भी बहुत सारे ग्रुपिंग आएंगे, वहां का बोरिंग चैप्टर। चलो what are the basics of modern taxonomic studies? जल्दी। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ डी। D. All of the above. नहीं बच्चे, इसका आंसर फाइनल तो कभी नहीं, फाइलम तो कभी नहीं हो सकता, और जीनस तो किसी उसमें ही नहीं लग रहा है, ठीक है, और एपिथेट भी नहीं होगा।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा टेक्सा ही बचेगा। चलो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर यूज्ड ऑन, फटाफट, Morphological features. बिल्कुल सही। नेक्स्ट, Big ऑप्शंस रिप्रेजेंट द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी एक्सेप्ट speciation. association, ठीक है। चलो, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड साइंटिफिकली अंडर Systematics. Taxonomy. नहीं बच्चे, सिस्टमैटिक्स में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला बच्चे टेक्सोनॉमी में कहाँ जाएगा? टेक्सोनॉमी इसका प्रोसेस है, नेमिंग वाला। आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तो वैसे ही गलत है, सिस्टमैटिक्स क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हैं। चलो, the answer of last who had written system and nature. किसने लिखा है बताओ जी। मैम बी। अब फटाफट से आप लोग भाग जाओ क्योंकि मेरी क्लास है 10 मिनट बाद। तुम लोग की भलाई करने के Okay, ma'am. Bye, ma'am. मैम बाय थोड़ा सा स्ट्रेच कर Thank दिया। you for चलो, the class. Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन। बाय बच्चे लोग, Bye, ma'am. बाय। क्लास को कल 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। बाय एवरीवन, बाय बाय।